रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वीर सावरकर को माफीनामे को लेकर झूठ फैलाया गया, जबकि महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सावरकर को बदनाम करने की मुहिम देश में चलाई गई। दरअसल उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की पुस्तक वीर सावरकर हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन के मौके पर उन्होंने ये बात कही। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। भारत की इकोनॉमी तेज छलांग के लिए तैयार है। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक 2021-22 में भी भारत इकोनॉमी ग्रोथ में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ देगा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की महामारी से निपटने के बाद भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी में बूम आने का अनुमान जताया है। आईएमएफ ने 2022 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 8.5% रहने का अनुमान जताया है, जबकि दूसरे देशों की जीडीपी ग्रोथ 6% से भी कम रहेगी। आईएमएफ ने इस साल यानी 2021 के लिए जो अनुमान जताया है, उसके मुताबिक 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.5% रहेगी, जबकि अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 6% तक हो सकती है और चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8% तक रहने का अनुमान है। जबकि 2022 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें तो 2022 में भारत का आर्थिक विकास दर 8.5%, जबकि अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 5.2% और चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ घटकर 5.6% रहने का अनुमान है। मतलब साफ है कि आईएमएफ के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2021 और 2022 में दुनिया की तेजी से सुधार करने वाली अर्थव्यवस्था में नंबर 1 रहने वाली है। अब भारत की इकोनॉमी में तेज उछाल के 5 संकेत क्या क्या हैं, ये देख लीजिए। कोरोना काल में भी भारत में निवेशकों की संख्या बढ़ी है। सितंबर में बेरोजगारी दर सबसे कम रही। भारत का शेयर बाजार अपने शिखर पर है। एसआईपी के जरिए सबसे ज्यादा निवेश हो रहे हैं और कंपनियों के आईपीओ में जबरदस्त ओपनिंग हो रही है। आईएमएफ अनुमान के मुताबिक भारत की इकोनॉमी में तेज रफ्तार से कई फायदे होंगे। भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आम आदमी के जीवन में आर्थिक सुधार आएगा, महंगाई दर में कमी आएगी, आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा और देश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। यानी साफ है कि कोरोना संकट की वजह से आर्थिक तौर पर खासा नुकसान का सामना करने के बाद देश में अब हालात सुधरते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेनी रानी मौर्य के लखनऊ में होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उनके नाम के आगे जाटव लिखा गया है। माना जा रहा है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेबी रानी मौर्य को जाटव के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। यानी आने वाले समय में बीजेपी बेनी रानी को पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर विधानसभा चुनाव में पेश करेगी। हालांकि बेबी रानी मौर्य का इस पर कहना है कि वो पहले से जाटव थी, शादी के बाद उन्होंने मौर्य लिखना शुरू किया है।
तो बेबी रानी को दलित चेहरा बनाएगी बीजेपी, क्योंकि जो पोस्टर निकलकर सामने आया है उसमें उनके नाम के आगे जाटव लिखा दिखाई दे रहा है। मैं जाटव समाज से हूँ, इसलिए जाटव समाज लिखा हुआ है। मेरे घर में पिछले विगत 80-90 वर्ष से जूते का काम होता है, जो आज भी होता है। कोई भी जाके देख ले, मैं जाटव हूँ। मेरे ससुराल वाले मौर्य लिखते हैं, इसलिए वो मौर्य लिखा हुआ है। तो इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो बैनर पोस्टर बाहर लगे उस पर जाटो लिखा है। मायावती लगातार रैली करती तो कहती है दलित दूसरे के बहकावे में ना आए, असली पार्टी वही है। ये उनकी सोच है, वो अपनी बात कहती हैं, मैं अपनी बात कह रही हूँ। आपको लगता है कि क्या आप मायावती, अखिलेश और चंद्रशेखर रावण ओवैसी जैसे लोगों को जवाब देंगी चुनाव में? क्यों नहीं दूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्हें जवाब दूंगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति, क्षेत्र और टाइटल बहुत महत्व रखता है। इसका इस्तेमाल सभी पार्टियां समय समय पर करती हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसका नाम है बेबी रानी मौर्य। ये लिखती तो है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की राज्यपाल भी रही हैं, लेकिन अब बीजेपी की जो बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं इनमें इनको जाटव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक हमारे पीछे एक देखिए बड़ा सा पोस्टर लगा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जाटव जी। जाटव इसलिए दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है, जाटव जी लिखा है क्योंकि पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड की रही हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है। उसको लगता है कि अब जाटो शब्द का इस्तेमाल बेबी रानी मौर्य को करना चाहिए। बेबी रानी मौर्य का सीधे तौर पर कहना है कि वो पहले से जाटो थी, शादी के बाद उनके परिवार के लोग मौर्य लिखते थे तो इन्होंने मौर्य लिखना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार फिर जब ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई तो अब इस पोस्टर में देखिए बाकायदा जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि जाटव जी लिख दिया गया है। यानी 2022 के चुनाव में ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बीजेपी अपनाने जा रही है। अब देखना होगा विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सादाजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस का डेलीगेशन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला। राहुल गांधी की अगुवाई में ये डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिला। डेलीगेशन ने हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार के लिए इंसाफ की मांग की। डेलीगेशन में प्रियंका गांधी भी शामिल थी, जो 2 बार लखीमपुर खीरी का दौरा कर चुकी हैं। राहुल और प्रियंका ने कहा, हमने राष्ट्रपति से कहा कि पीड़ित परिवार सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के मंत्री पद पर बने रहते पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे में अजय मिश्रा की मंत्री पद से बर्खास्तगी की जाए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज से मामले की जांच कराई जाए। से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब हम लखीमपुर खेरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। गोरखपुर में रवि किशन ने रैली की। इस मौके पर विपक्ष पर जुबानी हमला बोला है। कहा कि 2 महीने बाद विपक्ष जब वोट मांगने आएगा तो उनको वोट देने से पहले क्या जवाब देना है, ये भी रवि किशन ने अपनी रैली में बताया। इस मौके पर योगी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया गया और योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ भी की। 2 महीना बाद जब विरोधी निहन्ना लाल टोपी, हरी टोपी, नीली टोपी, पीली टोपी पहन के तो बताइए कि आना नहीं, किस मुंह से बेशरम लोग वोट मांगोगे? अरे क्या किया था लुटेरे?
सुरक्षा, न शिक्षा, न मेडिकल, न कुछ भी नहीं दिया। न सड़क दिया, न ज्ञान दिया, न सुरक्षा दी। इतने साल सरकार चलाए, अपना घर भरा, अपने परिवार का घर बना, अपने बड़े बड़े महल और बंगले बनाए। आज वोट मांगे यहाँ, हाथ उठा के सब लोग बोलना, हाथ उठाइए दोनों, सब लोग का माई बहन सब लोग, और बोलना कि का हो जिंदगी झंड बा। लुटेरा लोग कौने बात के घमंड बा। लाल टोपी, पीली टोपी, नीली टोपी, हरी टोपी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक